हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वॉल्यूंटरी मसल्स के बारे में, जिसे हमने स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा था, इनवॉल्यूंटरी मसल्स के बारे में, और हमने कार्डियक मसल्स के बारे में। इन तीनों में हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था। फिर हमने जो है वॉल्यूंटरी मसल की हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी। वॉल्यूंटरी मसल्स को हमने क्या बोला था? स्ट्रेटेड मसल्स। यानी ये कौन सी मसल्स थी, कौन सी पेशियां थी? हमारी ऐच्छिक पेशियां थी, और इसकी इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाई थी, जिसके अंदर हमने इसे क्या बोला था? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर हमारे सामने थे फेसिक्यूलाई इस तरीके के, और इसके कवरिंग को बोला था पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के अंदर भी हमारे सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आई थी, और इसकी कवरिंग को हमने बोला था एंडोमाइसियम, और इसे हमने मायोफाइबर कहा था। और इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट थे। उस मायोफाइब्रिल्स के अंदर ये क्या थे हमारे सामने? मायोफाइब्रिल्स। यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। हमने बोला था कि इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और मायोफाइब्रिल्स किसके बने होते हैं? मायोफिलामेंट्स के। मायोफिलामेंट्स का कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। हमने ये पढ़ा था, एक्टिन एंड मायोसिन के मायोफाइब्रिल्स बने होते हैं, और एक्टिन और मायोसिन को क्या बोलते हैं? दीज आर द मायोफिलामेंट्स, और इन्हीं से क्या बनते हैं? मायोफाइब्रिल्स बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसी हमारी जो सार्कोमियर है, जो मसल की यूनिट है, वो कैसे बनती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से जोन्स आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी? ये पढ़ी थी हमने वॉल्यूंटरी, ऐच्छिक या फिर स्ट्रेटेड मसल की। और स्ट्रेटेड मसल को हमने इसे स्ट्रेटेड मसल क्यों कहा था? क्योंकि हमने कहा था कि इस मसल के अंदर इस तरीके के ट्रांसवर्स हमें बैंड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर दो तरीके के रंग की हमें दिखाई देती हैं धारियां। एक तो होती है डार्क कलर की, और एक होती है लाइट कलर की। तो लाइट और डार्क का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो तरीके की धारियां प्रेजेंट है। एक डार्क बैंड बनाएंगी, एक लाइट बैंड बनाएंगी। तो हम उसी चीज को अभी डायग्रामेटिकली समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूंटरी या फिर स्ट्रेटेड मसल। वॉल्यूंटरी या फिर स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। जो वॉल्यूंटरी और स्ट्रेटेड मसल्स है, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? स्ट्रेशंस पाई जाती हैं, यानी कि धारियां पाई जाती हैं। और धारियां कैसी होती हैं? एक होती है लाइट और एक होती है डार्क। और डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें ऐसे दिखता है जैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन्स बनी है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है? स्ट्रेटेड मसल्स रखा है। अब यहाँ पर ये जो लाइट कलर है, ये किसका बना होता है? लाइट कलर में क्या प्रेजेंट होता है? एक्टिन, और डार्क कलर में क्या प्रेजेंट होता है? मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। जब हम इसके बाद इनवॉल्यूंटरी मसल्स पढ़ेंगे, अनैच्छिक यानी स्मूथ पेशियों के बारे में बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन की कोई अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। लेकिन वॉल्यूंटरी में यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन की एक अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से लाइट और डार्क बैंड बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिन की। एक्टिन जो है ये एक थिन फिलामेंट है, और जो मायोसिन है ये एक थिक फिलामेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो थिक और थिन फिलामेंट की होती है। अब ये थिन है, यानी ये कैसा है? पतला फिलामेंट है, और ये कैसा है? मोटा फिलामेंट है। अब इसे याद करना भी इजी है, एम से मायोसिन, एम से मोटा। तो मोटा फिलामेंट कौन सा होता है? मायोसिन होता है, और पतला फिलामेंट कौन सा होता है? एक्टिन होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। तो सार्कोमियर क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। सार्कोमियर होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, structural and functional unit of
वॉल्यूंटरी मसल्स। इसका मतलब है कि जो हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। यानी ये पूरी की पूरी मसल इन सार्कोमियर के जोड़ने से ही बनी है। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? सेल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की। वैसे ये कंप्लीट जो मसल है वो किसकी बनी होती है? सार्कोमियर की। अब हम सार्कोमियर की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ पर सार्कोमियर में क्या होगा? लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें दिखाने पड़ेंगे और उन लाइट और डार्क बैंड्स में क्या होंगे? एक्टिन और मायोसिन होंगे। तो हम पहले एक्टिन और मायोसिन बनाते हैं। ये हमने बनाए हैं एक्टिन। एक्टिन कैसे फिलामेंट होते हैं? थिन फिलामेंट होते हैं। तो मैंने बहुत ही थिन यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स बनाए। और एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। और ये थिक फिलामेंट क्या बनाएगा? मायोसिन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने थिन फिलामेंट के रूप में क्या प्रेजेंट है? एक्टिन। और बीच में जो ये थिक फिलामेंट है ये क्या प्रेजेंट है? मायोसिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम बात करें अलग अलग नामों की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एक सार्कोमियर यहाँ खत्म हो रहा है और सार्कोमियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्टिन फिलामेंट, यानी इसके पीछे भी एक्टिन फिलामेंट है, इसके पीछे भी एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट का जो हाफ पार्ट है वहां से हमारा सार्कोमियर स्टार्ट होता है। मेनली अगर हम इसकी बेसिक बात करें कि कहाँ से माना जाता है, वैसे तो सार्कोमियर कहीं से भी मान सकते हैं, लेकिन जहाँ जो ज्यादातर बुक्स में दिया होता है वो यहीं से दिया होता है कि एक्टिन फिलामेंट के बीच से लेकर अगले वाले एक्टिन फिलामेंट के बीच तक एक सार्कोमियर बनता है। तो ये हमारे सामने एक्टिन फिलामेंट है, हम इसको नेम कर देते हैं। और ये कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट है। तो जो मायोसिन फिलामेंट का जोन है, यानी यहां से लेकर, क्योंकि मायोसिन भी यहां तक होगा, तो यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसे बोला जाता है ए जोन। ए जोन, ए का मतलब है एंड आइसोट्रोपिक। तो ए जोन क्या है? ए जोन वो है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? मायोसिन। तो जहां पे, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो सारा जोन है इसे क्या बोला जाता है? ए जोन बोला जाता है। और जहां पर एक्टिन प्रेजेंट है, यहां से लेकर आगे तक एक्टिन प्रेजेंट होगा और यहां से लेकर आगे तक फिर एक्टिन ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये तो हाफ पार्ट है एक्टिन का। इसे बोला जाता है आई जोन। आई जोन का मतलब है आइसोट्रोपिक जोन। तो आई जोन और ए जोन के बारे में हमने पढ़ा। आई जोन किसका है? एक्टिन का। ए जोन किसका है? मायोसिन का। अब आई जोन के बीच में एक यहाँ पर हमें दिख रही है लेयर, एक यहाँ पर हमें लेयर दिख रही है जो आई जोन को बीच में से काट रही है। इसे बोला जाता है जेड लाइन। क्या बोला जाता है? जेड लाइन। जेड लाइन किसको काट रही है? जेड लाइन आई जोन को काट रही है। जेड लाइन एक्टिन को बीच में से काट रही है, इसका नाम क्या है? जेड लाइन। उसी तरीके से जो हमारे पास मायोसिन है, इस मायोसिन को भी बीच में से काटने वाली एक लाइन प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है एम लाइन। एम लाइन किसको काट रही है? मायोसिन को काट रही है। और जेड लाइन किसको काट रही है? एक्टिन को काट रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा क्षेत्र हमारे सामने आएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है, इस अगर हम एरिया की बात करें, इस एरिया में मायोसिन भी है और इस एरिया में एक्टिन भी है। उसी तरीके से इधर भी ऐसा होगा, कुछ एरिया में यहाँ पर मायोसिन भी प्रेजेंट होगा और एक्टिन भी प्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पर बीच में से कुछ एरिया हमारे सामने ऐसा आएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट है। उस एरिया को बोला जाता है एच जोन। जहां पर किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है एच जोन। तो ये जो वोकैबुलरी है थोड़ी सी टफ है, लेकिन हम इसको याद कर लेंगे कि सबसे पहले हमें बनाने हैं एक्टिन फिलामेंट्स। जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ पर हमारे थिन होंगे। इन थिन एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में हमारा एक थिक फिलामेंट होगा जिसे क्या बोला जाता है? मायोसिन बोला जाता है। तो बीच में ये थिक फिलामेंट मायोसिन की है,
साइडों में ये थिन फिलामेंट एक्टिन के हैं। मायोसिन को बीच में से काटेगी एम लाइन और एक्टिन को बीच में से काटेगी जेड लाइन। ठीक है, और ऐसा फेज जहां पर एक्टिन और मायोसिन की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है एच जोन। और जहां पर मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है कंप्लीटली, चाहे ओवरलैपिंग है चाहे नहीं है, उसे बोला जाता है ए जोन। और जहां पर कंप्लीटली एक्टिन फिलामेंट है उसे बोला जाता है आई जोन, आइसोट्रोपिक जोन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक सार्कोमियर जो है वो किसका बना होगा, वो बना होगा हाफ आई जोन का, 1 कंप्लीट ए जोन का प्लस हाफ आई जोन का। तो एक सार्कोमियर इस हाफ आई जोन का, कंप्लीट ए जोन का और हाफ आई जोन का बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो एक जेड लाइन से लेकर सेकेंड जेड लाइन तक क्या बनता है, एक सार्कोमियर। तो ये बहुत इजी वे है याद करने का कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक जो बनता है वो क्या बनाता है, एक सार्कोमियर। इसी तरीके से बहुत सारे सार्कोमियर इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, वॉलिएंट्री या फिर स्ट्रेटेड मसल्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन कैसा होता है, मोटा होता है, थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन कैसा है, थिन फिलामेंट है, पतला फिलामेंट है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर लर्न करने वाली चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेड लाइन। जेड लाइन जो है वो एक्टिनिन प्रोटीन की बनी होती है। अभी हमने जेड लाइन के बारे में बात की थी, वो किसकी बनी होती है, एक्टिनिन प्रोटीन की बनी होती है। उसके अलावा कि एक मायोसिन जो है उसके आसपास कितने एक्टिनिन होंगे, तो एक मायोसिन के आसपास 6 एक्टिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक एक्टिन कितने मायोसिन से घिरा होता है, एक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा होता है। तो ये हमने याद करना है, एक मायोसिन 6 एक्टिन से घिरा होता है और एक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा होता है। अगर हम बात करें मायोसिन, मायोसिन कैसा है, मोटा है, मोटी चीज को कवर करने के लिए ज्यादा की जरूरत पड़ती है, इसलिए 6 एक्टिन की जरूरत पड़ेगी। जो एक्टिन है वो कैसा है, पतला है, थिन है, तो इसे कवर करने के लिए कम मायोसिन ही चाहिए, यानी 3 मायोसिन ही हमें चाहिए। तो अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे, जिसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका मैकेनिज्म समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब मैकेनिज्म के अंदर काम आने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिन से। एक्टिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, हमने देख लिया एक्टिन कैसा होता है, फिलामेंटस होता है ना। अब एक्टिन जो है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पर होगा एफ एक्टिन, प्लस ये बना होगा ट्रोपोमायोसिन से, प्लस ये बना होगा ट्रोपोनिन से। तो एक जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए, या हम कह सकते हैं इसकी 3 सब यूनिट्स हैं। पहली है एफ एक्टिन जिसे फिलामेंटस एक्टिन बोला जाता है, देन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमें और इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एफ एक्टिन होंगे। ये हमने 1 एफ एक्टिन बनाया, एफ का मतलब है फिलामेंटस, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, फिलामेंटस होगी। अब हम बनाते हैं सेकेंड एफ एक्टिन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेकेंड एफ एक्टिन। ये भी फिलामेंटस है, तो 2 एफ यानी 2 फिलामेंटस एक्टिन हमने बना दिए। अब यहाँ पर 2 ही क्या होंगे, ट्रोपोमायोसिन। इस फिलामेंटस जो एक्टिन है इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रोपोमायोसिन। तो एक ट्रोपोमायोसिन इधर से जा रहा है और एक ट्रोपोमायोसिन इधर से जा रहा है। ये क्या है, ये है ट्रोपोमायोसिन और ये क्या है, एफ एक्टिन।
ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन की जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, जैसे एक्टिन का नंबर फिक्स है 2F एक्टिन प्रेजेंट होंगे, ट्रोपोमायोसिन का नंबर फिक्स है 2 ट्रोपोमायोसिन होंगे, लेकिन ट्रोपोनिन का नंबर फिक्स नहीं है। और जो ट्रोपोनिन है ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 3 सब यूनिट्स होती हैं। तो अब हम ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स को देखते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन सी, एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन एन। तो 3 ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ट्रोपोनिन सी है, ये क्या होगा? ये होगी कैल्शियम बाइंडिंग। सी का मतलब क्या है? कैल्शियम। यानी यहाँ पर ट्रोपोनिन सी से क्या बाइंड होंगे? कैल्शियम आके बाइंड होंगे। यानी ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से एक स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन सी है जो क्या करेगी? कैल्शियम को बाइंड करने में हेल्प करेगी, क्योंकि कैल्शियम ही रिक्वायर्ड होगा मसल को मूव करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम की जरूरत हमें पड़ेगी। और ये हम जब मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देन आएगा ट्रोपोनिन आई जो कि क्या होता है? इनहिबिटरी। और फिर आएगा ट्रोपोनिन एम जो कि आएगा ट्रोपोनिन मायोसिन। यानी ये किससे जुड़ेगा? ये ट्रोपोनिन टी आएगा। ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा ट्रोपोमायोसिन से। ये किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन मायोसिन से। तो यानी इसमें से एक जो है वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रही है। देखो, एक ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रही है और वो स्ट्रक्चर कौन सी है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। और ये है ट्रोपोनिन इनहिबिटरी और ये है ट्रोपोनिन सी जो कि क्या करेगी? कैल्शियम बाइंडिंग के अंदर हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये जो एफ एक्टिन है, इस एफ एक्टिन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी हमें ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जी एक्टिन कहते हैं। तो बहुत सारे जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है, वो साथ में बाइंड होते हैं और साथ में बाइंड होकर क्या बना देते हैं? एफ एक्टिन बना देते हैं। और जो मायोसिन है वो मायोसिन इसी जी एक्टिन के साथ बाइंड होगा। तो क्योंकि मायोसिन और एक्टिन जो है वो आपस में बाइंड होंगे, आपस में क्रॉस ब्रिज बनेगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो सकती है। तो उसको आपस में क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन और मायोसिन का जुड़ना जरूरी है। तो मायोसिन जो है वो इस एक्टिन के किस पार्ट से जुड़ेगा? वो इस एक्टिन के 2F एक्टिन के जो जी एक्टिन पार्ट है उससे जुड़ेगा। यानी इसमें से ये कितने सारे जी एक्टिन है, इनमें से वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसी के ऊपर साइट प्रेजेंट है जो मायोसिन के साथ जुड़ेगी। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर 2F एक्टिन प्रेजेंट है, 2 ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है और एक ट्रोपोनिन जो है उसका नंबर फिक्स नहीं है। और ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स होती हैं। एक क्या बनाया हमने बात की एक्टिन के बारे में। अब हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में। सेकंड क्या है? मायोसिन। अब हम बात करेंगे मायोसिन के बारे में। तो जो मायोसिन है, मायोसिन जो है ये दो चीजों का बना होता है। एक आता है लाइट मीरोमायोसिन और एक बना होता है हैवी मीरोमायोसिन। ये क्या है? हैवी मीरोमायोसिन। तो ये भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो ये इस तरीके की एक टेल होगी जो कि बाद में जाके क्या बन जाएंगे? एक हेड जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये मायोसिन की स्ट्रक्चर है। मायोसिन में ये क्या है? ये है टेल जो कि क्या बना रही है? लोअर मीरोमायोसिन। और ये क्या बना रही है? हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन के अंदर क्या आ रही है? एक शॉर्ट आर्म आ रही है और इसका हेड आ रहा है, इसका ग्लोबुलर हेड आ रहा है। और इस ग्लोबुलर हेड के ऊपर हमारे सामने देखने को मिलेगा कि 2 साइट प्रेजेंट होती हैं। एक साइट होती है एटीपी को बाइंड करने के लिए, तो एटीपी को बाइंड करने की साइट होती है और सेकेंड साइट होती है यहाँ पर एक्टिन से बाइंड करने के लिए। तो एक से तो एटीपी बाइंड होगी और दूसरी से क्या बाइंड होगी? एक्टिन बाइंड होगी। हमारी जो एक्टिन है वो ये एक्टिन। यहाँ में कि इस जी एक्टिन से कौन बाइंड होगा? इस जी एक्टिन से इस मायोसिन का, हैवी मीरोमायोसिन का ग्लोबुलर हेड जो है वो बाइंड होगा। और यहाँ पर ग्लोबुलर जो हेड है ये एटीपेस एंजाइम की तरह वर्क करता है।
ये कैसे वर्क करता है, एटीपेस एंजाइम की तरह वर्क करता है। ये जो भी चीजें हैं, जब हम मैकेनिज्म अब इसके बाद पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें हमारे दिमाग से बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये एटीपेस क्या होता है, ये कैसे बाइंड करेगी, एटीपी यहाँ पर बाइंड करेगा, एक्टिन यहाँ पर बाइंड करेगा, किस तरीके से होगा। जैसे ही हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे आपको सब समझ में आने लग जाएगा। एक बार हमारे लिए ये नॉलेज में होना जरूरी है कि एक्टिन किसका बना होता है, मायोसिन किसका बना होता है, एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म है, यानी अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन, इनकी स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें अभी हमारे यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एक न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है, जो कि न्यूरॉन से हमारी मसल तक जो है आवेग पहुंचाएगा, इंपल्स पहुंचाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, यानी बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है एक्सॉन का, एक्सॉन पार्ट है न्यूरॉन का। और यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट है एक सार्कोमियर कह लो, वॉलिएंट्री मसल कह लो। इस वॉलिएंट्री मसल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी तरीके से एक मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर रहते हैं, कैल्शियम स्टोर रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या स्टोर होंगे, कैल्शियम। अभी हमने बात की थी कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो वो कैल्शियम हमें यहाँ से मिलेंगे, जो कि कहाँ स्टोर्ड है ऑलरेडी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये क्या है, हमारा एक्सॉन पार्ट है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है वेसिकल्स। इन वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम ज्यादातर क्या लेके चलते हैं, एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ से आएगा एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया, इस एक्शन पोटेंशियल ने इसके ऊपर वर्क किया, इनके ऊपर, इन वेसिकल्स के ऊपर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे सामने वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल यहाँ पर आकर इससे फ्यूज हो जाएगी। इससे फ्यूज होने से क्या होगा, जो एसिटिल कोलिन है वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा। एसिटिल कोलिन यहाँ पर बाहर आया। अब इस एसिटिल कोलिन के आने से ये जो मेम्ब्रेन है ये हो जाएगी डीपोलराइज हो जाएगी। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है, मसल की मेम्ब्रेन है। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। मसल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा। तो ये जो सार्कोलेमा है, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो गया, एसिटिल कोलिन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ऊपर सारे प्लस का साइन आ जाएगा, जो कि अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये एक टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, मसल के अंदर प्रेजेंट है। इस सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट है, टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। टी ट्यूब्यूल क्या करेगा, टी ट्यूब्यूल के अंदर जब ये डीपोलराइज हो गई है, तो इस डीपोलराइज होने से इसके अंदर जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव इसके अंदर तक आ सके। ये पॉजिटिव साइन इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचना जरूरी है, इस कैल्शियम को फ्री करने के लिए। तो इस कैल्शियम को फ्री करना है, इसलिए इनके अंदर क्या पाई जाती है, टी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि टी ट्यूब्यूल्स में
प्रेजेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टिमुलेट कर देगा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करने के लिए, इस कैल्शियम को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल आया, उसने वेसिकल पर वर्क किया, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से क्या हो गया, ये जो सार्कोलेमा है, जो मसल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सार्कोलेमा, वो डीपोलराइज हो गई और इसके डीपोलराइज होने से बाहर की तरफ सारा पॉजिटिव साइन हो गया और अंदर की तरफ सारा नेगेटिव साइन हो गया। और यहाँ पर एक टी ट्यूब्यूल पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, हमने एक बनाई है। इस टी ट्यूब्यूल का क्या काम है, ताकि ये जो पॉजिटिव साइन है ये अंदर तक आ सके, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन स्टिमुलेट करेगा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या रिलीज करने के लिए, कैल्शियम को रिलीज करने के लिए। ठीक है, अभी ये हमारे सामने कैल्शियम रिलीज हो गया। अब ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम किसके पास जाएगा, ये कैल्शियम जाएगा ट्रोपोनिन सी के पास। याद करो ट्रोपोनिन हमने बात की थी कि ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स होती हैं, एक होती है ट्रोपोनिन सी, एक होती है ट्रोपोनिन आई और एक होती है ट्रोपोनिन टी। तो ये जो ट्रोपोनिन सी है इसके पास क्या पहुंच जाएगा, कैल्शियम पहुंच जाएगा और कैल्शियम यहाँ पर इससे बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी एफ एक्टिन की, ये एफ एक्टिन है और इस एफ एक्टिन के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इस तरीके से ये बैठा था, क्या बैठा है, ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन की ये तीनों चीजें बैठी है। अब यहाँ पर क्या आया, कैल्शियम। कैल्शियम ने इससे बाइंड कर लिया, कैल्शियम ने इसे बाइंड कर लिया। जैसे ही कैल्शियम ने बाइंड किया, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और ये यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे ही ये हटा, क्यों हटा, क्योंकि कैल्शियम ने इससे बाइंड किया, किससे, टीसी यूनिट से। इसकी जो टीसी यूनिट है उसमें कैल्शियम ने बाइंड किया, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई। किसकी हुई है, सिर्फ इसकी, ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर चेंज हुई है और ये ट्रोपोनिन बाहर चला गया। इसके बाहर जाते ही यहाँ पर जो प्रेजेंट थे जी एक्टिन, वो क्या हो गए, फ्री हो गए। वो फ्री क्यों हो गए, क्योंकि अब उन्होंने किससे बाइंड करना है, मायोसिन से बाइंड करना है। तो मायोसिन से बाइंड करने के लिए जी एक्टिन का फ्री होना जरूरी है। और जी एक्टिन का फ्री होना इसलिए जरूरी है, इसलिए ये मास्क थे क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, ये ट्रोपोनिन प्रेजेंट था। अब ट्रोपोनिन ने स्ट्रक्चर चेंज की, ट्रोपोनिन चला गया, जी एक्टिन हमारे सामने क्या हो गए, फ्री हो गए। अब ये फ्री हो गए और ये किससे बाइंड कर सकते हैं, मायोसिन से बाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे सामने है, ये एक्टिन है। इस एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, ट्रोपोनिन इस तरीके से प्रेजेंट था। अब कैल्शियम ने बाइंड किया, सपोज यहाँ से ये फ्री हो गया। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमने बात की थी एक्टिन और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। तो मायोसिन की स्ट्रक्चर जो होती है वो भी इसी तरीके से हमें देखने को मिलती है। हमने कहा था यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ग्लोबुलर हेड्स प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती है और एक टेल प्रेजेंट होती है। ये हमने किसकी बात की थी, ये बात की थी मायोसिन की। और मायोसिन के अंदर हमने 2 साइड बनाई थी, एक साइड बनाई थी एटीपी के लिए और एक साइड बनाई थी हमने एक्टिन के लिए। तो 2 साइड यहाँ पर प्रेजेंट थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कैल्शियम ने बाइंड किया, ये चीज ये चली गई अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करके और हमारे पास जी एक्टिन जो है वो फ्री है बाइंड करने के लिए। और यहाँ पर इस जो मायोसिन है, यहाँ पर क्या है, एटीपी यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट पे जुड़ा हुआ है। एटीपी किस पे जुड़ा हुआ है, एटीपी बाइंडिंग साइट पे ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एटीपी। तो यहाँ पर एटीपी है। जब तक एटीपी है तब तक ये बाइंड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एटीपी जब चेंज होगा, एटीपी एडीपी में बदलेगा, तभी इसको एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी का यूज करके ये इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, कौन बाइंड होगा, ये एक्टिन वाली साइट बाइंड होगी। लेकिन इसको बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये एटीपी प्रोवाइड करवाएगा। तो जैसे ही ये फ्री होते हैं तो ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में प्लस एनर्जी में। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो
तो यहाँ पर किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होते ही एटीपी और एनर्जी बनती है, और ये वाली जो एनर्जी है ये एनर्जी यहाँ पर यूज करता है ये एक्टिन, और ये एक्टिन इस एनर्जी को यूज करके इसके साथ यहाँ पर मायोसिन यहाँ पर इससे जुड़ जाता है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट पर ये एनर्जी यूज होती है, जिससे जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के जी एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है, और जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो ये जो चीज है, ये जो एक्टिन है वो थोड़ा सा इस साइड को खिसक जाता है। तो जैसे ही ये खिसकेगा तो क्या हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने तो एक बनाया, यहाँ पर तो बहुत सारे एक्टिन है और मायोसिन है। तो जैसे ही मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड हुआ, ये थोड़ा सा इस तरीके से खिसका, तो सारे ही एक्टिन क्या हो जाएंगे, इस साइड खिसक जाएंगे, इधर वाले एक्टिन भी खिसक जाएंगे, इधर वाले एक्टिन भी खिसक जाएंगे, और मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसको भी डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। अब जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इधर से क्या हुआ कि एसिटिल कोलिन खत्म हो गया। अब ये हमारा एसिटाइल कोलिन खत्म हो गया, जो ये यहाँ पर डीपोलराइजेशन थी ये भी खत्म हो गई, तो ये भी बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये खत्म हो गई तो यहाँ पर कैल्शियम का स्टोरेज बंद हो गया। अब कैल्शियम जो बाहर निकलना शुरू हुआ था, अब कैल्शियम क्या हो जाएगा, रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब ये कैल्शियम को वापस रिस्टोर करेंगे, वापस एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो डीपोलराइजेशन हुई थी, जो प्लस साइन अंदर तक आ रहा था वो बंद हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन खत्म हो गया, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आना बंद हो गया, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, अब मसल को रिलैक्स होना है। तो यहाँ पर ये रिस्टोर कहाँ से करेगा, यहीं से ही वापस कैल्शियम क्या है इनके पास जाएंगे, जिसकी वजह से ये वापस जो है इसकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगी, ये फिर मास्क कर लेगा जी एक्टिन को, ट्रोपोमायोसिन को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हेड जो है ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो हेड है ये उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, और वापस यहाँ पर क्या बाइंड हो जाएगी, एटीपी आकर बैठ जाएगी। तो अगर मसल को वापस कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये सारा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा, वापस एटीपी को एडीपी और एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, वापस हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर वापस ये एनर्जी यूज होगी, जिसकी वजह से ये जो मायोसिन है ये एक्टिन के साथ जुड़ सकेंगे, और जो एक्टिन है वो स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिन स्लाइड करता है, मायोसिन नहीं करता, क्योंकि मायोसिन कैसा है, मायोसिन है मोटा, तो मोटा जो है वो नहीं हिल सकता, मोटा बंदा नहीं हिल सकता, तो कौन हिलेगा, एक्टिन हिलेगा। एक्टिन क्या करेगा, अपनी साइड अपनी जगह से थोड़ा इस तरफ खिसकेगा, स्लाइड करेगा। तो जो थिन फिलामेंट है वही स्लाइड करता है, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करता। तो थिक फिलामेंट से कौन सा जोन बन रहा था, ए जोन बन रहा था, और थिन फिलामेंट से कौन सा जोन बन रहा था, आई जोन बन रहा था। तो अगर आई जोन और ए जोन के अंदर देखा जाए तो ये तो हिल ही नहीं रहा है, मायोसिन तो हिल ही नहीं रहा है, तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन में ए जोन में कोई फर्क आएगा, तो ए जोन में कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। लेकिन क्या आई जोन में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्टिन जो एसिड है वो अब क्लोज आ गए हैं, तो जो आई जोन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आई जोन किसका बना होता है, एक्टिन मॉलिक्यूल्स का बना होता है।